जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 183 की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 5 होगा। प्रोबेबली इस वीडियो में हमारा चांसेस है कि पूरा कोशिश रहेगा कि ये वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 185 की बुक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस। ये वीडियो हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 5 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम अभी तक से जो पढ़ चुके थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक समझ चुके थे, इमोशंस की डेफिनेशन को समझ चुके थे, टाइप्स ऑफ इमोशन समझ चुके थे, फंक्शंस ऑफ इमोशन समझ चुके थे। किसने फंक्शन का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में, फंक्शन कितने तरह का होता है, फंक्शन कैसे वैरी करता है। और इस वीडियो में हम रिलेशन समझेंगे कि इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर का आपस में क्या रिलेशन है। क्या इमोशन थिंकिंग पे इम्पैक्ट डालता है, थिंकिंग बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट डालता है, ये तीनों आपस में कैसे इंटरलिंकेज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोलता है कि जैसे इमोशंस जो है ना, जैसे आप कुछ फील किए हैं, ठीक है, वो उसके बाद आप सोचते हैं, थिंकिंग आता है आपके दिमाग में, और उस थिंकिंग के बाद आप बिहेव करते हैं। ठीक है, ये जो तीनों है ना, ये इनसेपरेबल है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। आपके अंदर कुछ इमोशंस आएगा और आप कुछ सोचे ना, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप कुछ सोचें और आप कुछ बिहेव ना करें, आपके बिहेवियरल चेंजेस कुछ ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आप इमोशंस आए और बिहेव कर दिया डायरेक्ट बिना सोचे, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, कैसे इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और जब बाकी सारा पॉइंट्स जब हम लोग कवर करेंगे। तो एक इंसान जब कुछ सोचता है, जब कुछ होता है, उसके साथ कुछ हुआ, कोई डांटा या वो कुछ उसके साथ वो कुछ बिहेव देखा, मान लीजिए कोई सामने आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कॉल करे, वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, नहीं उठाया, और जस्ट थोड़ी देर पहले आप उसको व्हाट्सएप में 5 मिनट पहले उसको आप ऑनलाइन देखे थे। ठीक, तो अगर आप ये सोचेंगे कि 5 मिनट पहले तो ऑनलाइन था, अभी अचानक से क्या हुआ, तो अब आपके अंदर एक 2 तरह का इमोशन आ सकता है। आपको लग सकता है कि वो है ना आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि हो सकता है कि अचानक से कोई काम हो गया हो, फ़ोन रख दिया हो, कोई बाहर चला गया, फिर बाथरूम में चला गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपका ऐसा थॉट होता है कि सामने वाले को आप समझ पा रहे हैं, सामने वाले को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको सिचुएशन को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोच पा रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप कैसा बिहेव करेंगे, चलो कोई बात नहीं, आप उनसे पूछेंगे कि अरे तुमको कॉल की इतना बार, कहाँ थे, उठाए नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि वो मेरे को इग्नोर ही किया है, डेलिबरेटली किया है, जानबूझकर वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा था, तो आपको ऐसा आएगा, आप फ़ोन नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर बोलेंगे कि भाई आजकल तो बड़ा बिजी रहने लगा, भाई कॉल इग्नोर करने लगा, बात नहीं करता है। तो आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है। पहले तो आपके अंदर इमोशन आ रहा है, और आपका जो इंटरप्रिटेशन है, आप जिस तरह से सोचते हैं, उसके बाद आपका जो थॉट का जो इंटरप्रिटेशन है ना, इस पे डिपेंड करेगा आपके इमोशन को और सीवियर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर आपके अंदर बुरा लगा आपको, ठीक है, कि आपको कोई कॉल नहीं उठाया, और अगर आप सोच लिए कि शायद सामने वाला काम कर रहा होगा, तो आपका इमोशन धीरे धीरे माइल्ड होता चला जाएगा, ऐसे ना इंक्रीज नहीं होगा, फिर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसको ठीक से हैंडल भी करेंगे, पर अगर आप ठीक से उसके साथ बिहेव करेंगे। पर अगर आप यही सोच लेते हैं कि नहीं वो जानबूझकर किया होगा, तो आपका गुस्सा जो यहाँ था और यहाँ चला आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो बिहेवियर होगा वो और वर्स्ट हो जाएगा, आप उससे ढंग से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बनाइएगा, बिहेवियर कैसे थॉट को, आपकी सोच को इम्पैक्ट डालता है, या फिर उसके बाद आपका जो थॉट नहीं, पहले आपका इमोशन किस तरह से बिहेवियर को इम्पैक्ट डालता है, और इमोशन के कारण किस तरह से थॉट चेंज होता है। ये दोनों आपस में इंटरलिंकेज है, एक दूसरे के बाद एक दूसरे को इम्पैक्ट डाल रहा होता है। 3rd नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि ये एक प्रोसेस है जिससे एक हम मीनिंग को जनरेट करते हैं, मीनिंग को क्रिएट करते हैं कि ये जो घटना हुआ हमारे साथ वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। उसमें हम जजमेंटल बन जाते हैं, जजमेंट करते हैं। ये प्रोसेस को बोलते हैं अप्रेजल। कि आप जैसे कॉग्निशन का मतलब होता है, पहले हम पढ़े थे, कॉग्निटिव मतलब अटेंशन, और अपन मतलब जजमेंट करना कि सही में ऐसा हुआ कि गलत हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं कि कोई और बेस्ट फ्रेंड कैसा होता है आपका, जो आपको जज नहीं करता हो। तो कहने का क्या मतलब होता है कि वो आपको ना
अच्छा बुरा में तौलता नहीं है, वो समझ लेता है, समझ जाता है कि अगर आप उससे ढंग से बिहेव नहीं किए हैं या फिर अगर उस पे आप चिल्लाए होंगे तो इसका मतलब आपका उनका मूड ख़राब होगा, तभी वो आप पे चिल्लाए हैं। ठीक है, अगर आपका वो बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली ऐसा वो है ही नहीं, तो आप जजमेंटल नहीं होते हैं। या आपका कोई फ्रेंड अगर आपको बोल रहा है कि ये मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, किसी बोल रहा है कि कोई इंसान अच्छा लग रहा है, ठीक है? कोई इंसान अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, उसको कुछ भी बुरा लगा, वो एक फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोला, तो आप क्या सोचिएगा? अगर आप उसको सोचिएगा कि ये ना ऐसा ही है, ये सबके बारे में ऐसा ही बोलता है, मतलब आप जजमेंटल हो रहे हैं, आप उसको जज कर रहे हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है। पर अगर आप सोचते हैं, आप उसका बात सुनते हैं और उसको फिर समझाते हैं कि ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी-कभी, चलो कोई बात नहीं, तो आप उसको अच्छा बुरा में जब नहीं तौलते हैं ना, तब आप जजमेंटल नहीं होते हैं। ठीक है, पर आज के लोग जनरली जज करने लग जाते हैं। जज बनने में अच्छा लगता है, क्योंकि जज बनने में तो बस फैसला सुनाना होता है ना, तो जज बनना ज़्यादा आसान है, तो लोग जजमेंटल जल्दी बन जाते हैं। सबसे पहले कुछ भी हुआ नहीं कि सबसे कोई भी किसी का घटना घटा तो लोग बस उस पर उंगली उठा देते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि आप किसी को कोई काम कर रहा है तो वो बस लोग ये देखते हैं कि वो काम ये किया, पर ये नहीं देखते हैं कि वो काम वो किस परिस्थिति में किया, क्या कारण था जो किया। और जब इतना सोचने का किसी के पास तो टाइम नहीं है, और इतना सोचने में तो मेहनत लगता है, पर इसमें मेहनत नहीं लगता कि पट से उंगली उठाओ कि अरे ये इंसान ने ऐसा काम किया है, तो ये काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है लोगों के लिए, तो लोग जल्दी से जज कर लेते हैं। तो और यही जजमेंटल जो है ना, सिचुएशन को एनालाइज करना, इवेंट जो घटना घटा है उसको एनालाइज करना कि वो सही है कि गलत है, इसको बोलते हैं अप्रेजल या फिर जजमेंट। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल क्या है? जब आप अपने दिमाग से अटेंशन दे के उस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, ये क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे कॉग्निटिव अप्रेजल। ये आपके ना बिहेवियर में बहुत इम्पैक्ट डालता है, आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके एंजाइटी को हर तरीक़े से कंट्रोल करता है। देखिए कैसे, जो इंटरप्रेट करना, अगर आप इंटरप्रेट करते हैं पर्सन को कि किस सर्कमस्टेंसेस में वो काम किया है, वो ये इसका जो अगर ये इमोशन आया है तो क्यों आया है। मान लीजिए कोई इंसान आपके घर पे आया है, या फिर कोई आपकी बहन, आपकी कज़िन है, वो आपकी तरफ से अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर वो मेरे से ठीक से बात नहीं करी तो हम भी उससे ठीक से बात नहीं करेंगे। तो ये आपका क्या है, आप कॉग्निटिव अप्रेजल नहीं कर रहे। पर अगर आप सामने वाले को समझ रहे हैं कि ये बुरी नहीं है, ये आप उसको जज कर रहे हैं कि ये बुरी नहीं है, ये ठीक है, ये मेरे साथ इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, या फिर गुस्सा आया होगा, पक्का इसको कोई ना कोई रास्ता में इसका झमेला हुआ होगा, डांट पड़ा होगा, या फिर ऑफिस में कुछ काम बिगड़ गया होगा। ठीक है, तो जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, सामने वाले के इमोशंस को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट इमोशंस दिख रहा है ये किसी परिस्थिति के कारण दिख रहा है, ये किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण दिख रहा है, तो अब क्या हो, अपना कॉग्निटिव अप्रेजल से आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। आप फिर समझ रहे, क्योंकि आपको फिर ना वो गुस्सा वाला फीलिंग नहीं आएगा कि ये मेरे पे चिल्लाई है मेरी कज़न, तो हम भी उस पे चिल्लाएंगे। आप नहीं करेंगे ऐसा। आप क्या करेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं, अगर ऐसा आप इंटरप्रेट कर चुके हैं कि ऐसा शायद रहा होगा, तो आप उससे पूछेंगे सामने बैठ के कि क्या हुआ, बताओ, ऐसे क्यों बिहेव करी, मूड क्यों लटका हुआ है, मुंह क्यों लटका हुआ है, या फिर क्यों मूड खराब है, क्यों चिल्ला रही है, सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, क्या दिक्कत है। ठीक है, 5th नंबर पॉइंट हमारा आता है स्पेसिफिक अप्रेजल गिव राइज टू पर्टिकुलर इमोशन। ऑब्वियसली किसी तरह का इमोशन, जिस तरह का इमोशंस होता है वो एक ना एक तरह का एक अप्रेजल शो करता है, वो कुछ ना कुछ बताता है कि इस कारण से ऐसा हुआ होगा, ऐसा फील कर रहा है, वो ऐसा इमोशन है, तो उसके पीछे इस तरह का अप्रेजल है, इस तरह का कारण है। ठीक है, तो वो देख के समझ पाता है इंसान कि ऐसा क्यों ये इमोशन इसके अंदर आ रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए एक और, कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, दूसरे वाला का, आप दूसरे के पास कोई सामान है और अगर आपको वही सामान चाहिए कि उसके पास वो कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये आपका इंटरप्रिटेशन कैसा आपको अंदर इमोशन लेके आएगा, जलन का इमोशन लेके आएगा, एनवी का इमोशन लेकर आएगा। और अगर आप अंदर ये सोच रहे हैं कि वो इंसान मेरे साथ कितना कुछ अच्छा किया, मेरे को कितना अच्छा से वेल बिहेव मेरे साथ किया, मेरे को इतना वेलकम किया, मेरा स्वागत किया, तो ये जो आप अपने अंदर से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या होगा, आप ग्रैटिट्यूड शो कर, एक आभार व्यक्त कर रहे हैं लोगों के लिए। ठीक, तो आपके अंदर एक अलग तरह का इमोशन है, क्योंकि आप सिचुएशन को अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है बहुत बार होता है ना कि आप मैसेज किया किसी को, ठीक है, और सामने वाला मैसेज आपका सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं किया, तो आप अगर सोचेंगे कि आप समझेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि वो रिप्लाई नहीं करता है, रिप्लाई जनरली करता है। हो सकता है कि फ़ोन उठाया हो और फ़ोन, या मान लीजिए कुछ काम हो गया हो, तो बाद में सीन करके बाद में रिप्लाई कर लेगा। तो आप क्या होगा, आपके अंदर वो आप समझ पाएंगे कि ऐसा जो वो किया है इसके पीछे ये नहीं है रीज़न
कि वो मेरे को इग्नोर कर रहा है। आप ये सोचेंगे कि नहीं वो इग्नोर नहीं कर रहा है, सामने हो सकता है कुछ काम आ गया होगा, तो आप ना उसको अच्छा बुरा से ना जज कर रहे हैं, सही तरीके से जज कर रहे हैं, ठीक है। तब आप है ना उसके इमोशंस को ठीक से समझ पाएंगे कि वो इमोशन जैसा है उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई इग्नोर ही नहीं करता है, उसके पीछे आप समझ ही जाइए कि उसके पास कोई ना कोई दिक्कत ही रहा हो। कोई कोई लोग डिलिबरेटली भी इग्नोर करते हैं, ये नहीं बता रहे, पर हाँ जनरली इंसान इतना समझ सकता है। जैसे और एग्जांपल से समझिए कि इमोशन जैसे है, इमोशन किस तरह का अप्रेजल शो करता है। जो गिल्ट है ना, अगर गिल्ट आता है तो ये किस तरह का अप्रेजल है, ये क्यों आ रहा है। गिल्ट किसी के अंदर अगर कोई बोल रहा है, ये मेरे को ना गिल्ट वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है, तो आप इतने तो होशियार होंगे कि समझ जाएंगे कि अगर इसको गिल्ट आ रहा है मतलब ये किसी कुछ ऐसा काम जरूर किया है जो नहीं करना था, जो मोरल नहीं था, जो इसके मन के रूल्स के खिलाफ था। होता है हर इंसान का एक मोरल एक वैल्यू होता है कि जो इंसान ये काम नहीं करता है। जैसे किसी को किसी के लिए मारना, किसी को तकलीफ देना किसी के लिए बड़ा बात नहीं होता है, वो कर लेता है और उसको कुछ बुरा भी फील नहीं होता, और किसी के लिए वो अनएथिकल लगता है, तो वो किसी के साथ अगर जाने अनजाने में भी झूठ बोल दिया या फिर चीट कर लिया या फिर छुपाना बड़ा कोई बात, तो उसको अंदर से रिग्रेट होगा, क्योंकि फिर वो मन को मान नहीं पाएगा, उसको अंदर से गंदा फीलिंग आएगा, ठीक है, तो वो उसको ना गिल्ट देगा। सबको गिल्ट नहीं आता, क्यों आएगा, क्योंकि उसका वैल्यूज उतना हाई नहीं है। किसी को बहुत टेररिस्ट को किसी को मारने के बाद कि गिल्ट आता है, बिल्कुल गिल्ट नहीं आता, उनका वैल्यूज वैसा ही है। पर वही कि एक नॉर्मल इंसान होगा, जो अच्छा सा इंसान होगा, वो किसी को वो एक चींटी भी मारेगा या फिर कोई छिपकली भी उससे गलती से मर जाती है, तो उसको उसके अंदर से गिल्ट वाला फीलिंग आएगा कि नहीं मेरे से गलती हो गया, एक मेरे कारण ही किसी का जान चला गया है। तो ये जब गिल्ट कोई बोल रहा है आपको कि मेरे अंदर ना गिल्ट वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि जरूर वो कुछ ना कुछ रूल को ब्रेक किया है, जो मोरल रूल था, जो मोरल मतलब नैतिक वाला जो बात होता, नैतिकता को वो जो अनैतिक काम किया है, जो उचित नहीं था करना, ठीक है, वो काम उससे हुआ है। ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे कि हम साइकोलॉजी से क्यों रिलेट करने के लिए बोले थे कि सामने वाले की इमोशंस को जानकर आप ना उसके पास्ट के इंसिडेंट को समझ पा रहे कि ये जो आया है इमोशन, ये क्यों आया है, किस कारण के कारण आया है। तब उससे वो जो डॉक्टर होगा डायग्नोस करके बता पाएगा कि आखिर ये घटना हुआ है उसके पीछे। तो वो ना उसको बोलेगा कि तुम है ना उस गलती को खुद को माफ़ करो, तुमसे अगर ये गलती हुआ, तुमको तुम्हारे अंदर ये गिल्ट है, तो अपने आप को पहले माफ़ करो, जो हुआ सो हुआ। तो धीरे धीरे उसको वो डायग्नोस कर पाता है, तकलीफ को कम कर पाता है। तो सबसे पहले तो उसको जानना पड़ेगा ना कि इसके अंदर इमोशन किस तरह का है, ठीक है। ठीक इसीलिए अब हम ये नहीं बोलते कि डॉक्टर ही कर सकता, खुद भी हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ ऐसा फीलिंग आ रहा है तो क्यों आ रहा है। दूसरा है आपका हैप्पीनेस आ रहा है, मतलब जनरली क्या करेगा, वो मूविंग टुवर्ड्स डिजायर्ड गोल, मतलब वो अपने जो चाहता है, जो डिजायर्ड गोल है उसकी तरफ वो जा रहा है। इसलिए इसके कारण उसके अंदर कैसे इमोशन आएगा, हैप्पीनेस जैसा इमोशन आएगा। उसके बाद होता है होप क्या है, आशा, कि अगर कुछ भी बुरा हुआ है, ठीक है, बुरा होने के बाद भी वो क्या सोच रहा है, फ्यूचर में कुछ बेस्ट सोच रहा है, यर्न फॉर बेस्ट, कि आगे हमारा अच्छा होगा। ये कैसा फीलिंग है, ये ऐसा जो भाव है वो कैसा इमोशन देता है, होप का इमोशन देता है, आशा का इमोशन देखता है कि आगे आगे अच्छा होगा, ये ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है पॉइंट कि इमोशन जो चेंजिंग वंस इंटरप्रिटेशन कैन प्रिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग ड्रेन एंड गार्ड अगेंस्ट ओवरवेलमिंग इमोशन। ठीक है, वही बात है कि अगर अपना इंटरप्रिटेशन चेंज कर लें तो आप है ना अपने एक्सपीरियंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, फीलिंग को ड्रेन कर सकते हैं सही डायरेक्शन में, ओवरवेलमिंग इमोशन से दूर करके। जैसे अगर आप वही आपके साथ कोई सामने वाले किसी के घर पे गए और वो आपसे ठीक बिहेव नहीं किया, जैसे कि जनरली वो बोलती है कि आइए बैठिए, पर एक दिन किसी कारण से वो आपको बैठने के लिए नहीं बोली, तो आप अब ये सोचेंगे कि वो जानबूझकर नहीं बैठने के लिए बोली होगी, तो आपको लगेगा कि तो आपको आपके अंदर गंदा फीलिंग आएगा, बुरा आएगा, आप तो और उदास हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। पर अगर आप ये सोचते हैं कि शायद उसके घर में कोई काम रहा होगा, मूड खराब होगा, तबीयत खराब होगा, नहीं मन किया होगा बात करने का, इसके कारण वो नहीं बोली होगी, तो फिर आप सेकंड डे या थर्ड डे आप उनसे पूछेंगे कि क्या बात है भाई, तो कुछ सब ठीक तो है ना, कोई बुरा तो नहीं है ना। तो ये क्या है, ये आपकी अंदर की इंटरप्रिटेशन को, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, आपका बुद्धि है जो आपको सामने वालों को समझा रहा है कि
आपके अपने आप को आपको समझा रहा है कि आपके साथ जो हुआ है, जो दूसरे सामने वाला जो घटना कुछ बिहेव किया है, वो किस कारण से किया है। अगर वो आपको लगेगा कि वो जानबूझकर किया है, डेलिबरेटली किया है, तो आपको क्या होगा, तकलीफ होगा और ज़्यादा तकलीफ होगा। और अगर आपको लगेगा कि नहीं, वो इंटेंशन वैसा नहीं था, तो आप कैसा फील करेंगे, आप उतना तकलीफ फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर जो इमोशन आता है, वो क्या आता है, वो किस तरह के कारण आ रहा है, आपके थिंकिंग के कारण तो आ रहा है। यही है थिंकिंग का रिलेशन आपके इमोशन से। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 7th नंबर पॉइंट, बाय चेंजिंग अप्रेजल। जैसे आप अप्रेजल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वही बात है ना, अप्रेजल क्या है, ये जजमेंट वाला बात, कि अपने अगर जजमेंट को चेंज कर लेते हैं कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव जानबूझकर नहीं की थी, तो इससे आप ना खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेस से। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला अगर आपको बोला है कुछ, जान नहीं दे रहा है कोई सामान, तो जानबूझकर नहीं दे रहा है। या फिर मान लीजिए कि आप किसी से कुछ रोटी मांगने गए, ठीक है, कि आज घर पे रोटी नहीं बनाया, नीचे में होता है जनरली आसपास, मतलब मान लीजिए कोई रेंट पे रह रहा है, या फिर मान लीजिए 2 आसपास घर पे रह रहे हैं, तो किसी दिन हुआ कि रोटी नहीं बनाया है या फिर सब्जी नहीं बनाया, हो जाता है आपस में, बहुत कॉर्डियल रिलेशन होता है, तो आपस में मांग लेते हैं कि सुनिए ना, आज रोटी घर पे नहीं बनाया है, हमको रोटी खाना है, 2 रोटी एक्स्ट्रा होगा क्या। तो ये रोटी मांग लिया, फिर चीनी चाय पत्ती एक्सचेंज होता है जनरली, तो सब्जी वब्जी एक्सचेंज ही, टमाटर होगा क्या आपके घर में, प्याज होगा क्या, तो ऐसे जो मांग लिए, तो मान लीजिए कोई वो दे दी, अगर वो दे दी तो आपको लगेगा चलो अच्छा है दे दी, ठीक है, पर किसी दिन मान लीजिए नहीं दी, ठीक है, नहीं दी, तो आप अगर आप ये सोचेंगे कि वो जानबूझकर नहीं दी, उसका मन ही नहीं होगा देने का, तो आपको गंदा लगेगा। आप सोचेंगे कि कैसे ये कर सकती है, इसको हम इतना कुछ देते ये नहीं दी। और अगर आप ये सोचेंगे कि शायद उनके पास ना रहा होगा, तो आप कैसा फील करेंगे, आप कम स्ट्रेस फील करेंगे, आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा, आप ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं कि सब। आप बोलते हैं ना कि इंसान का सुख दुख का कारण उसका दिमाग होता है, उसके दिमाग वो जैसा सोचता है वैसे ही वो फील करने लग जाता है। तो आप अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे, सही तरह से इंटरप्रेट करेंगे, तो आपका जो इमोशन है वो भी सही डायरेक्शन में होगा। और अगर आप गलत तरह से इंटरप्रेट करेंगे, तो आपका जो इमोशन है वो भी गलत डायरेक्शन में होगा। उसके बाद हमारा आता है 8 नंबर पॉइंट, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल सिचुएशन। ऑब्वियसली हम बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम इंटरनल सिचुएशन को तो कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने अंदर में जो इमोशन से प्रकट होगा, जो अराइज होगा, उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि मेरा शादी होगा तो जो हमारे हस्बैंड होंगे वो मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है, वो मेरे चीट करेंगे कि नहीं चीट करेंगे, या फिर मेरे साथ क्या होने वाला है, या फिर मेरे लॉज में जो भी लोग होंगे वो मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, हम नहीं जानते, उसको हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। बट हम खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं, हम अवेयर तो रह सकते हैं, हम बीवेयर, हम स्ट्रांग तो रह सकते हैं कि ऐसा जो भी कुछ होगा हम रेडी हैं उसके लिए। ठीक है, हम समझेंगे, हम हो सकता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन के जाएंगे, कि हम पैसे के लिए दूसरे के लिए दूसरे पे ना आभार रहें, कि कोई मेरे को अगर मान लीजिए बोलते कि नहीं तुम अपने घर चले जाओ, तो फिर हम रेडी रह गए कि ठीक है हम अपना हैंडल कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई किसी तरह का मिसफॉर्चुनेट वाला बात होता है, तो वो रेडी रहे कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, हम हैंडल कर लेंगे इस चीज़ को, कि चलो कोई बात नहीं है, ये है तो फिर आगे अच्छा भी तो है, अच्छा भी तो हो सकता है। या मान लीजिए कोई एग्जाम में फेल कर गए, तो कोई बात नहीं, आगे दूसरे अटेम्प्ट भी तो है, और भी बहुत सारा तो एग्जाम भी तो है, हो सकता है कि हम इस फील्ड से ज़्यादा दूसरे फील्ड में और अच्छा कर पाएँ, इसलिए शायद ऐसा हुआ हो कि भगवान जी जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। तो ऐसा सोच रख रहे हैं, तो आप क्या है, अपने आप को, आप खुद अंदर से जो आपको फीलिंग आ रहा है ना, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है, हमको सही बिहेव करना है, खुद को समझाना, कि बाहर के लोगों को आप नहीं समझा सकते पर खुद के लोगों को समझा सकते हैं। ये क्या है, कॉग्निटिव अप्रेजल है। इस अप्रेजल के थ्रू आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के इमोशन को कंट्रोल करें, अपनी बॉडी को कंट्रोल करें, बॉडी को स्ट्रेस से बचा रहे हैं। 9th नंबर पॉइंट हमारा आता है, सेम सिचुएशन गिव डिफरेंट बिहेवियर। ऑब्वियसली सेम सिचुएशन है, दोनों के साथ एक ही घटना घटा है, दोनों को ही मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, दोनों को ही 50 आउट ऑफ 10 मिला है। ठीक है, एक है जो रो के बोलेगा कि नहीं अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरा ये इंसल्ट हो गया, अब तुम इस सब्जेक्ट से दूरी भाग जाएंगे, सब्जेक्ट में लेंगे ही नहीं। और एक है उसको बोलेगा कि नहीं मेरा 10 आया है, तो हम नेक्स्ट टाइम में इसको जल्दी इम्प्रूव करेंगे, हम कमी देखेंगे कि अच्छा इस कारण से मेरा कम आया, हम रिविजन नहीं किए थे, हम ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अपना आंसर, इसीलिए मेरा कम आया था, और लास्ट टाइम पे इसको ज़्यादा समय भी नहीं दिया और बहुत लाइटली ले लिए सब्जेक्ट को, कि आराम से हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उसको मेहनत करेगा, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम करेगा, और सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम पे अच्छा मार्क्स आएगा। तो दोनों के साथ हुआ तो सेम सिचुएशन, पर दोनों बिहेव अलग तरह से किया। क्यों अलग तरह से बिहेव किया, क्योंकि दोनों जने उस सिचुएशन को अलग तरह से इंटरप्रेट किया हुआ था। ठीक है, देन 10th नंबर पॉइंट हमारा आता है, इमोशंस का जो होता है हैव पोटेंशियल टू एनर्जाइज अस टू गेट। ऑब्वियसली इमोशन जो होता है आपको ना पोटेंशियल देता है, एनर्जी देता है, कि आपके अंदर जो एंथुसियाज्म वाला फीलिंग आता है। मान लीजिए वही बात है ना कि आप सोचे कि पहला वाला जो सिचुएशन अभी हम क्या बताई, कि वो सोचा कि मेरा मार्क्स इतना कम आया था, इसके बाद हम इस तरह से मेहनत करेंगे कि हम और अच्छा मार्क्स लेके आए, कि ये तो 10th नंबर है, ये हमारा आखिरी बार होगा, इसके बाद हम ऐसा जो बोलते हैं ना कि
ऐसा पर्सन कभी नहीं लाएंगे, 50 आउट ऑफ 10 वाला हाल कभी नहीं होगा। तो क्या है, उसको मोटिवेट कर रहा है, उसको एनर्जाइज कर रहा है आगे और मेहनत करने के लिए। 11वां नंबर पॉइंट हमारा आता है एंटिसिपेशन जजमेंट में रिजल्ट्स। जो ये अब मान लीजिए जो जजमेंट वाला बात है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा आप कुछ भी अच्छा करेंगे ना तो वो पहले गलत ही सोच लेते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए आप उनको फ़ोन किए, वो फ़ोन किया आपको, ठीक है, और आप उनका कॉल नहीं उठाए या फिर आप लेट रिप्लाई किए, ठीक है, तो वो ना पट से आपसे गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे कि तुम तो बिजी होगी या फिर टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो वो दो रीज़न है उसके पीछे, या तो वो ओवर सोचते हैं, ठीक है, अपने से ही जज कर लेते हैं, सामने वाले की सिचुएशन को बिल्कुल नहीं समझता, और या ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनके साथ ऐसा बहुत लोग किया होगा, उनका पास्ट एक्सपीरियंस गंदा होगा, उनका कल्चर अजीब होगा, कि वो लाइफ में आगे देखे होंगे कि बहुत लोग उनका कॉल इस तरह से इग्नोर किए हैं। तो वो पहले से उनको प्रीज्यूम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि उनका पहले का एक्सपीरियंस ऐसा गंदा है। मतलब जो लोग बोलते हैं ना, जो बार बार आप पे शक करते हैं, डाउट कर रहे हैं, इसलिए नहीं करते हैं हमेशा, इसलिए नहीं कि वो डाउटी नेचर के हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत धोखा खाए हुए होते हैं, इसलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो अगर आप सामने वाले की सिचुएशन को भी समझ रहे हैं कि शायद इनके साथ कुछ बुरा होगा, तब बुरा हुआ होगा इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप सामने वालों पर जल्दी गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है। आप गुस्सा करना, देखिए गुस्सा एक ऐसा चीज़ होता है ना कि आप ना किसी दूसरे का गलती का सजा खुद को देते हैं, क्योंकि गुस्सा से और किसी को हार्म नहीं होता है, सबसे पहले खुद को हार्म होता है, क्योंकि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट कर जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, खुद का शरीर कांपने लग जाता है। जबकि गुस्सा किसके कारण हुआ, दूसरे के कारण आया, दूसरा कोई आपको गुस्सा दे रहा है और आप उसको सजा किसको दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। तो गुस्सा सबसे पहले खुद को इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए बोला जाता है कि कुछ अगर आपके साथ कोई बुरा किया तो ठीक है, उसको धीरे धीरे माफ़ करो। माफ़ करने से ना खुद के मन में भी शांति मिल जाता है। तो ये कभी कभी होता है ना कि पास्ट एक्सपीरियंस के कारण इंसान अलग तरह से जजमेंट, उसी एक्सपीरियंस के कारण वैसे ही जजमेंट करते हैं और वैसे ही एंटिसिपेट करते हैं। इवन जेंडर और कल्चर जो होता है, किसी जगह का जो सोसाइटी का जो कल्चर होता है, जेंडर पे डिपेंड करता है कि अलग अलग जेंडर को अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करने के लिए रहता है, कि जेंडर के कारण या फिर उस कल्चर के कारण रहता है कि इस तरह के लोग इस तरह का इमोशन या बिहेवियर दिखाएंगे। जैसे कि वीमेन को जनरली एक्सप्रेस करना का पूरा आज़ादी रहता है, अपने इमोशन को आसानी से एक्सप्रेस कर सकती है। वीमेन भर भर के रो सकती है, जाती है तो आराम से रोती है। और लड़की को जनरली अलाउ नहीं रहता, लड़के अलाउ कर देते हैं, क्या वो लड़की की तरह रो रहे हैं, वो अपने पूरी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। पर इमोशंस ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होगा आपके कि लड़का इस तरह से लड़का के अंदर इस तरह का इमोशन होता है, लड़की के अंदर इस तरह का इमोशन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें लड़का लड़की जेंडर का कोई रोल नहीं है। पर फिर भी सोसाइटी बना हुआ रहता है, जिसके कारण जो मैन होते हैं, मैन को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। कभी कभी अपना दिल का बात पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जी भर के रो नहीं पाते हैं। जैसे बहुत बार होता है ना कि मान लीजिए एक छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को इंजेक्शन लगवाने जाना है, ठीक, तो उसकी मम्मी बोलेगी कि हम नहीं लगवा पाते हैं, जाइए आप लगाइए। अपने हस्बैंड को बोलिए आप जाके लगवाइए, ठीक है। तो वो आदमी है, वो भी तो नहीं देख पा रहा होगा अपने बच्चे को उस तरह से। पर हाँ, जनरली अज्यूम करते हैं कि औरत तो नहीं देख पाएगी, पर हाँ पापा देख लेंगे। पर पापा के ऊपर तो प्रेशर है कि भाई हाँ, तुम जैसे नहीं देख पा रही हो अपने बेटे को रोते हुए, हम भी तो नहीं देख पा रहे होंगे रोते हुए। पर नहीं, उन पर प्रेशर है कि आप ही जाइए, आप ही दिखाइएगा। तो लड़के भी इस सबका लड़के भी इस तरह का प्रॉब्लम सफ़र करते हैं कि अपने उनको बस रहता है कि एंगर, अग्रेसिवनेस, स्ट्रॉन्ग, यही सब इमोशन शो कर सकते हैं। थोड़ा इमोशन जैसे वीक इमोशन जो अंदर आता है, सबके अंदर आता है, रोना, डरना, ये सब इमोशन लड़कों के लिए अलाउड नहीं रहता है, इधर टैबू बना देते हैं। तो ये इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता ही है। तो सोसाइटी और कल्चर है जो इमोशंस को बताता है कि आपको किस तरह का इमोशन कब रिप्रेजेंट करना है और किसको कैसे इमोशन दिखाना है। तो यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सही लगता है तो, और आपका जो भी रिकमेंडेशन होगा, जो भी सुधार लाना है वीडियो में, आप कमेंट करके बताइएगा, उसको गारंटी हम इम्प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो जो हम कुछ वीडियोस डालते हैं आपके अंदर, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा चैनल जो है, जो वीडियोज़ है वो थोड़ा जो एल्गोरिथम होता है ना यूट्यूब का, वो रिकमेंड करने लग जाता है, तो मेरा भी वीडियो सस्टेन कर पाएगा, चैनल को सस्टेन करने में कोई हेल्प मिलेगा। तो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।